यूक्रेन के पास रूस के खिलाफ एक गुप्त हथियार है जो शायद आपकी सोच से अलग है। गुप्त हथियार सुनकर शायद लगे कि यह कोई नई स्टेल्थ मिसाइल है जिसे रूसी वायु रक्षा पकड़ या गिरा नहीं सकती, या कोई नई वायु रक्षा प्रणाली जो रूसी ऐसे ड्रोन और मिसाइलों को गिरा सकती है जिनकी कीमत कई गुना ज्यादा है। शायद आप सोचे कि यह कोई आधुनिक एआई युद्ध क्षेत्र खुफिया प्रणाली है जो यूक्रेनी कमांडरों को युद्ध क्षेत्र की पूरी तस्वीर दिखा देती है इससे पहले कि रूसी कमांडर दिन की पहली वोडका ले। ये सभी प्रणालियां पहले से ही बन रही हैं, लेकिन एक सेवानिवृत्त उच्च पदस्थ अमेरिकी जनरल के अनुसार यूक्रेन का गुप्त हथियार कुछ बहुत ही साधारण और गहरा है। अनुकूलन। हाल ही में अमेरिकी पत्रिका द बुलवर्क में लेफ्टिनेंट जनरल मार्क हर्टलिंग सेवानिवृत्त ने एक प्रभावशाली तर्क दिया। रूस से बेहतर सोच और नवाचार ने यूक्रेन को युद्ध के 5वें वर्ष में रणनीतिक पहल वापस पाने में मदद की है। यहाँ हर्टलिंग इस स्थिति का विश्लेषण करते हैं और बताते हैं कि इससे संघर्ष पर क्या असर पड़ता है। वे कोई साधारण विशेषज्ञ नहीं हैं। वे 2011 से 2012 तक अमेरिकी सेना यूरोप के कमांडर थे। उन्होंने जर्मनी में फर्स्ट आर्मर डिवीजन की कमान संभाली थी जो 2007-2009 में इराक में सर्ज के दौरान नॉर्थ फोर्सेज की बहुराष्ट्रीय डिवीजन थी। तो उन्हें न सिर्फ पूर्वी यूरोपीय क्षेत्र के बारे में बल्कि यह भी अच्छी तरह पता है कि युद्ध वास्तव में कैसे लड़े और जीते जाते हैं, संचालनात्मक और रणनीतिक दोनों स्तरों पर। और यही उनका विशाल व्यवहारिक अनुभव है जिसका वह इस तर्क को बनाने में उपयोग करते हैं। यूक्रेन ने रणनीतिक पहल कैसे फिर से हासिल की, इसके कई कारण हैं, लेकिन सभी का आधार एक ही अनुकूलन है। वे लिखते हैं, लंबे समय से माना गया है कि युद्ध की योजनाएं अक्सर योजना के अनुसार नहीं चलती। इस निष्कर्ष को शायद सबसे अच्छे तरीके से प्रशियन फील्ड मार्शल हेलमुथ वॉन मोल्ट के द एल्डर के प्रसिद्ध उद्धरण में समेटा गया है, जिसे अक्सर उनके हमवतन जनरल कार्ल वॉन क्लॉज़विट्ज़ को भी गलती से सौंप दिया जाता है। मोल्टके ने 1871 में लिखा था कि कोई भी अभियान योजना दुश्मन की मुख्य सेनाओं से पहली मुठभेड़ के बाद निश्चित नहीं रहती। केवल एक आम आदमी ही यह मानता है कि किसी अभियान के दौरान वह एक मूल विचार का लगातार लागू होना देखता है जिसे पहले से हर विवरण में सोचा गया है और अंत तक बनाए रखा गया है। इस बुनियादी सत्य के परिणाम स्वरूप हर्टलिंग कहते हैं, सैन्य नेताओं ने हमेशा विरोधियों को मात देने और बढ़त हासिल करने के लिए बहुत प्रयास किया है, क्योंकि युद्ध कभी स्थिर नहीं रहता। एक पक्ष लड़खड़ाने या आत्मसंतुष्ट होने पर दूसरे को समायोजन का मौका मिलता है। हर युद्ध का मैदान बदलता रहता है। हर नई तकनीक अवसर और जोखिम दोनों पैदा करती है और हर दुश्मन किसी न किसी समय कमजोरियां दिखाता है। इसलिए जीत काफी हद तक इस पर निर्भर करती है कि कौन सा कमांडरों का समूह बदलती परिस्थितियों को सबसे जल्दी पहचान सकता है, पुराने विचारों को छोड़ सकता है और दुश्मन से पहले निर्णायक रूप से खुद को ढाल सकता है। इन बदलावों में अक्सर रणनीतियों और उनके क्रियान्वयन में व्यापक परिवर्तन शामिल होते हैं। एक अच्छा उदाहरण यूक्रेन है, जिसने रूस की तुलना में जनशक्ति और पारंपरिक युद्ध हथियारों में अपनी बड़ी कमी को दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर ड्रोन युद्ध को अपनाया। जैसा कि हम आगे चर्चा करेंगे, इस कदम ने युद्ध की दिशा को बुनियादी रूप से बदल दिया और अब भी उसे आकार दे रहा है। लेकिन कभी कभी सूचना के मोर्चे पर मामूली बदलाव भी मोर्चे पर चीजों के घटित होने के तरीके में बड़ा फर्क ला सकते हैं, जैसा कि इस उदाहरण से साबित होता है। हर्टलिंग कहते हैं कि इराक में अपने समय के दौरान अमेरिकी कमांडरों ने महसूस किया कि संचार में इस्तेमाल हो रहे वाक्यांशों को, चाहे वह अमेरिकी जनता के साथ हो या इराकियों के साथ, बदलने की जरूरत है। शुरुआत में अमेरिका ने दिल और दिमाग जीतना वाक्यांश पर काफी जोर दिया, जो पहले अमेरिकी सैन्य अभियानों में विद्रोहियों के खिलाफ देश के भीतर और अभियान क्षेत्र में समर्थन जुटाने में सफल रहा था। हर्टलिंग के अनुसार हमें समझ आया कि इराकी लोग वियतनाम युग के नारे नहीं चाहते थे और वे हमारे जैसे भी नहीं बनना चाहते थे। इसके बजाय वे सुरक्षा, विश्वसनीयता और साझेदारी चाहते थे। हमने अपनी सोच इस पर केंद्रित की, इराकी सैनिकों व नागरिकों का विश्वास और भरोसा जीतना, और दिखाया कि हम उनके साथ मिलकर लड़ रहे हैं, न कि बस उनके आसपास काम कर रहे हैं। सोच, भाषा और संचालन के तरीके में ये सूक्ष्म बदलाव
इराकी लोगों का विश्वास जीतने में बहुत मददगार साबित हुआ। यह इस बात का मार्मिक उदाहरण है कि कैसे छोटे छोटे बदलाव किसी संघर्ष के अंतिम परिणाम में बड़ा फर्क ला सकते हैं। पर अमेरिका को अपनी योजनाओं की तुलना में युद्ध क्षेत्र पर ज़्यादा स्पष्ट और युद्ध बदलाव करने पड़े, क्योंकि अमेरिका ने इराक में जिन विभिन्न मिलिशियाओं का सामना किया उनके मुकाबले अमेरिका के पास बेजोड़ ताकत थी। विद्रोहियों ने अनुभव से जाना कि वे आग का जवाब आग से नहीं दे सकते, इसलिए उन्होंने तरीका बदल लिया। उन्होंने ऐसी रणनीतियां अपनाई जिनके लिए अमेरिका तैयार नहीं था। उन्होंने विकेंद्रीकृत हमले, सड़क किनारे बम और सूचना अभियानों का उपयोग जनता के समर्थन व अभियान की गति को कमजोर करने के लिए किया। कुछ समय तक यह रणनीति सफल रही। हर्टलिंग के मुताबिक अमेरिकी शुरुआती प्रतिक्रियाएं बदलते खतरे से काफी पीछे रहीं, कभी कभी सालों तक। हालांकि अंततः अमेरिकी कमांडर और सैनिक सफलतापूर्वक ढल गए और खुफिया जानकारी को अभियानों से और बेहतर जोड़ा गया। काउंटर आईईडी तकनीकें विकसित और तैनात की गईं। विकेंद्रीकृत अभियान, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध शुरू हुए और स्थानीय बलों से करीबी साझेदारी बनी। हर्टलिंग के अनुसार सफलता मिली क्योंकि अमेरिकी बलों ने दुश्मन से तेज सीखना शुरू किया। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता कि बड़ी सेना अंत में जीत ही जाए। बेहतर सोच और तेज अनुकूलन के साथ एक छोटी और कमजोर सेना भी बड़ी सेनाओं को हरा सकती है जो अनुकूलन में धीमी हैं। हर्टलिंग कहते हैं यही यूक्रेन में हो रहा है। ऐसे कई ऐतिहासिक उदाहरण हैं जहां इस तरह की रणनीतिक अनुकूलनशीलता ने पिछड़े पक्ष के पक्ष में यथास्थिति को बदल दिया है। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण शायद 4080 ईसा पूर्व की थर्मोपाइली की लड़ाई है, जहां यूनानी सेनाओं का एक छोटा सा गठबंधन, जिसमें प्रसिद्ध 300 स्पार्टन शामिल थे, राजा लियोनिडास प्रथम के नेतृत्व में फारस के जर्क्सेस प्रथम की विशाल आक्रमणकारी सेना को रोककर खड़ा रहा। इस कहानी को 2006 की हिट फिल्म 300 में जैक स्नाइडर द्वारा काल्पनिक रूप से दिखाया गया था। हालांकि यूनानियों को अंततः एक रणनीतिक हार में पराजित होना पड़ा, लेकिन उनके वीरतापूर्ण प्रतिरोध ने फारसियों को भारी नुकसान पहुंचाया, यूनानी एकता को प्रेरित किया और फारसी सेना की प्रगति को धीमा कर दिया। इस देरी से यूनानी सेनाओं को फिर से संगठित होने का मौका मिला, जिससे सलामिस और प्लेटिया की लड़ाइयों में निर्णायक जीत हुई और फारसी आक्रमण खत्म हो गया। लेकिन हजारों साल बीत जाने के बावजूद अगर सही रणनीतियां और युद्ध कौशल अपनाए जाएं, तो छोटी और अनुकूलनशील सेनाएं बड़ी और धीमी सेनाओं पर विजय प्राप्त कर सकती हैं। इसकी प्रभावशीलता कभी कम नहीं हुई है। हाल के उदाहरण भी इसे साबित करते हैं। हर्टलिंग वियतनाम युद्ध का जिक्र करते हैं। वे कहते हैं कि 1968 का टेट आक्रमण उत्तर वियतनामी सेना के लिए पूरी तरह सैन्य विफलता था, जिससे वियतकॉन्ग लगभग खत्म हो गया था। वियतकॉन्ग ने खुद को ढालते हुए अमेरिकी सेना से सीधी आत्मघाती लड़ाई से बचकर गुरिल्ला रणनीति अपनाई। इन शुरुआती असममित रणनीतियों से युद्ध लंबा चला और इसकी लागत इतनी बढ़ गई कि अमेरिका के लिए इसे राजनीतिक रूप से जारी रखना मुश्किल हो गया। अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। वियतनाम अब भी कम्युनिस्ट नेतृत्व में है, लेकिन वहां समाजवादी झुकाव वाली बाजार अर्थव्यवस्था और अमेरिका से अच्छे संबंध है। यूक्रेन के संदर्भ में घर के काफी करीब हर्टलिंग 1919 से 1940 के शीतकालीन युद्ध के दौरान फिनलैंड का उदाहरण भी देते हैं। फिनलैंड के लोगों ने विषम रणनीतियां अपनाई, जैसे कि सर्दियों की छलावरण, स्की आधारित गतिशीलता और मोलोटोव कॉकटेल जैसे तात्कालिक हथियारों का इस्तेमाल करके विशाल सोवियत रेड आर्मी से लड़ा। हर्टलिंग इसे बराबरी का मुकाबला मानते हैं, हालांकि यह कहना कुछ ज्यादा हो सकता है। युद्ध का अंत मॉस्को शांति संधि से हुआ, जिसमें फिनलैंड ने अपने करीब 11% क्षेत्र जैसे कारेलिया, साइम का हिस्सा और फिनलैंड की खाड़ी के द्वीप सोवियत संघ को दे दिए। यह तकनीकी रूप से सैन्य हार थी, लेकिन फिनलैंड ने सोवियत संघ पर भारी नुकसान पहुंचाने में कामयाबी हासिल की थी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी। राष्ट्रीय एकता मजबूत हुई और फिनलैंड को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा मिली, जबकि सोवियत संघ को आक्रामकता के कारण राष्ट्र संघ से निष्कासित किया गया। इस लिहाज से ड्रॉ को उचित कहा जा सकता है और आज यूक्रेन संघर्ष से इसकी समानताएं उल्लेखनीय हैं। हर्टलिंग सही रूप से
युद्ध की स्थिति का मूल्यांकन मुख्य रूप से क्षेत्रीय लाभ के आधार पर करने की खामियों की ओर इशारा करते हैं। बेशक क्षेत्र का सवाल महत्वपूर्ण है। रूस ने यूक्रेन के करीब 20% क्षेत्र पर कब्जा किया है और यूक्रेन का लक्ष्य है रूसियों को वहां से पूरी तरह निकालकर क्षेत्र वापस लेना। लेकिन युद्ध की प्रकृति में भारी बदलाव आया है और यूक्रेन में युद्ध की स्थिति का मूल्यांकन केवल दोनों पक्षों द्वारा हासिल किए गए वर्ग मील के आधार पर करना असल में युद्ध के मैदान और उसके पीछे जो कुछ हो रहा है उसकी वास्तविकता को नजरअंदाज करता है। सबसे पहले आज पूर्वी यूक्रेन में मोर्चे की बड़ी बड़ी जगहों को निश्चित रूप से किसी एक पक्ष के नियंत्रण में नहीं माना जा सकता। असल में ये बड़े ग्रे जोन है जहां दोनों पक्षों का नियंत्रण बहुत कमजोर है। दोनों पक्षों के पास लंबी रेंज वाले FPV ड्रोन होने से अब पहले जैसी बख्तरबंद चालें टिकाऊ नहीं रही। आजकल कुछ अपवादों को छोड़कर कोई भी पक्ष टैंकों व बख्तरबंद वाहनों से सीधे हमले कर इलाका नहीं कब्जाता। अक्सर ये रणनीतियां सिर्फ जले वाहनों के काफिलों में बदल जाती है जिन्हें दूसरी तरफ वीडियो में दिखाते हैं। अब कम ज्यादा है, दोनों पक्ष छोटे पैदल सैनिक समूहों के साथ बढ़ते हैं जिन्हें तोपखाने और ड्रोन से सुरक्षा मिलती है। कई बार गांव या उसका बचा हिस्सा सिर्फ कुछ सैनिकों के कब्जे में रहता है, भले ही उसे एक पक्ष का कब्जा बताया जाता है। कब्जे वाले गांवों के आगे अब भी दूसरे पक्ष के सैनिक रहते हैं, जबकि नक्शे इन्हें एक सेना के नियंत्रण में दिखाते हैं। इन छोटे समूहों की रणनीति, मोर्चे की लंबाई और दोनों पक्षों में जनशक्ति की कमी के कारण सीमित पैदल सैनिक कभी कभी दुश्मन की अग्रिम चौकियों के पीछे घुसकर खुद को मजबूत कर लेते हैं। नियमित आपूर्ति ड्रोन के जरिए पहुंचने से वे इन स्थानों पर महीनों तक टिके रह सकते हैं, जिससे दुश्मन के लिए इलाके पर सुरक्षित नियंत्रण की कोई भी धारणा पूरी तरह से खत्म हो जाती है। ड्रोन के सर्वव्यापी इस्तेमाल का मतलब है कि मोर्चे की रेखाएं कभी भी स्थायी नहीं रहती, लेकिन ड्रोन ने तथाकथित नजदीकी पिछला इलाका भी प्रभावी रूप से युद्ध के मैदान में शामिल कर दिया है। वे दिन अब चले गए जब कोई सेना कॉलम बनाकर आगे बढ़ सकती थी, नए अग्रिम मोर्चे स्थापित कर सकती थी और फिर उन मोर्चों को सुरक्षित लॉजिस्टिक्स और गोदामों के जरिए जो दर्जनों मील पीछे तक फैले होते थे बनाए रख सकती थी। आज सैटेलाइट, ड्रोन निगरानी और सटीक हमले वाली मिसाइलों गोलों के कारण पिछला इलाका पहले जितना सुरक्षित नहीं रहा। अब दोनों पक्षों के लिए लॉजिस्टिक्स कमजोर करना, कमांड और कंट्रोल बाधित करना और पिछली पंक्ति की आपूर्ति नष्ट करना अग्रिम पंक्ति की सेना पर हमले जितना ही जरूरी हो गया है। हर्टलिंग का कहना है कि यूक्रेन ने रूस की तुलना में नए युद्ध क्षेत्र की वास्तविकताओं के अनुसार खुद को ज्यादा तेज और प्रभावी ढाल लिया है। ड्रोन, सटीक हमले, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और औद्योगिक बुनियादी ढांचे पर हमलों की रणनीति, साथ ही व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के लंबी दूरी के प्रतिबंधों ने यूक्रेन को युद्ध में फिर से पहल दिलाई है। वे युद्ध अध्ययन संस्थान ISW की ताज़ा आकलनों का हवाला देते हैं जो ऐसा दावा करते हैं। रूसी सेनाओं ने अप्रैल 2026 में पूरे क्षेत्र में शुद्ध क्षेत्रीय नुकसान का अनुभव किया, जो 2024 में यूक्रेन के कुर्स्क आक्रमण के बाद पहली बार हुआ है। अब बस एक त्वरित याद दिलाना है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। द मिलिट्री शो पर हम सबसे महत्वपूर्ण सैन्य घटनाक्रमों पर रोजाना अपडेट्स और उन घटनाक्रमों का क्या मतलब है इस पर गहराई से जानकारी देते हैं। तो सब्सक्राइब बटन दबा दें ताकि आप कभी भी कोई अपडेट मिस ना करें। यह इस पर निर्भर करता है कि आप खबरें कहां से लेते हैं। ISW का आंकड़ा बहस का विषय है। ISW के मुताबिक यूक्रेन ने अप्रैल में कुल मिलाकर 72 वर्ग मील क्षेत्र वापस लिया, जो पश्चिमी और यूक्रेनी मीडिया में खूब प्रचारित हुआ, लेकिन अभी तक इसकी बहुत अधिक स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। इकोनॉमिस्ट वॉर ट्रैकर का कहना है कि इस साल रूस को अक्टूबर 2023 के बाद पहली बार छोटे लेकिन लगातार क्षेत्रीय नुकसान हुए हैं, लेकिन उसने इसके पैमाने की पुष्टि नहीं की है। और बस इतना ही। अपनी तरफ से रूस एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश कर रहा है। रूसी जनरल स्टाफ प्रमुख वालेरी गेरासिमोव ने कहा कि रूसी सेनाओं ने 1000 वर्ग मील से ज्यादा क्षेत्र, 80 बस्तियां और लुहांस्क ओब्लास्ट की अंतिम बची बस्ती
2026 में कब्जा कर ली। स्थान चिन्हित फुटेज कम से कम बयान के आखिरी हिस्से की पुष्टि करता है। हर्टलिंग इसे क्रेमलिन के दावों और जमीनी हकीकत के बीच बढ़ती खाई बताते हैं, लेकिन असल में क्या हो रहा है ये कौन जानता है। जैसा कि हमने समझाया है, दोनों पक्षों के लिए किसी क्षेत्र को पूरी तरह नियंत्रण में बताना तब तक सही नहीं है जब तक कि मोर्चा दर्जनों या सैकड़ों मील आगे दुश्मन के इलाके में न बढ़ जाए। यह सबसे अच्छा कहे तो भी ईमानदार नहीं लगता। असलियत में इसका ज्यादातर हिस्सा एक ग्रे जोन है, जहां नियंत्रण कभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं होता और पोजीशन कई बार एक ही दिन में बदल सकती है। हर्टलिंग इसे इस तरह नहीं देखते। उनके अनुसार सफलता बढ़ा चढ़ाकर बताने वाले वरिष्ठ सैन्य नेता संस्थागत कमजोरियां उजागर करते हैं। तानाशाही प्रणालियों में नागरिक और सैन्य नेता अक्सर रिपोर्टों को वास्तविक संचालन की बजाय अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए तैयार करने की कोशिश करते हैं। समय के साथ ये कार्रवाइयां सैन्य और राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया को विकृत करती है, अनुकूलन को कमजोर करती है और रणनीतिक अव्यवस्था पैदा करती है। रूस में ये पूरी पैमाने पर आक्रमण से पहले से ही हो रहा है और ऐसा लगता है कि ये अब भी जारी है। वह शायद सही है, लेकिन ये एक खतरनाक तर्क है। जहां रूस को कई बार पकड़ा गया है कि वह वही कर रहा है जिसे रूसी सैन्य ब्लॉगर व्यंग में सुंदर रिपोर्ट कहते हैं, वही यूक्रेन भी अपनी रिपोर्टों को सुंदर बनाने से अछूता नहीं रहा है। अप्रैल 2026 में 14वीं अलग मशीनीकृत ब्रिगेड और 10वीं सेना कोर के कमांडरों को बर्खास्त किया गया था, जब एक जांच में सामने आया कि उन्होंने गंभीर आपूर्ति विफलताएं छिपाई थी। सैनिकों को भोजन और पानी की कमी के कारण गंभीर रूप से कुपोषित पाया गया और मोर्चे खो दिए गए। जनरल स्टाफ ने कहा कि पिछले कमांड ने असली हालात को छुपाया था। 2025 के अंत में 54वीं मैकेनाइज्ड और 10वीं माउंटेन असॉल्ट ब्रिगेड के कमांडरों को रिपोर्टों में व्यवस्थित रूप से हेरफेर करने पर बर्खास्त किया गया। उन्होंने सिवेर्स्क के पास पोजीशन संभालने पर झूठ बोला, जबकि सैनिक वहां से जा चुके थे, जिससे रूसी सेना ने बिना ज्यादा विरोध के शहर पर कब्जा कर लिया। दुर्भाग्यवश ये घटनाएं बिल्कुल भी अलग थलग नहीं हैं। यूक्रेनी फिल्म निर्माता और बटालियन कमांडर ओलेह सेंसोव ने यूक्रेन्स का प्रावदा को बताया कि हमारे देश में बहुत झूठ बोला जाता है, सेना में तो और भी ज्यादा। हर्टलिंग की तर्क शक्ति के अनुसार इससे यूक्रेन भी रूस की तरह एक अधिनायकवादी व्यवस्था बन जाता है और निश्चित रूप से वह यही बात नहीं कहना चाह रहे हैं। उनका कहना यह है कि जहां रूस क्षेत्रीय जीत के बारे में झूठ बोल रहा है और लड़खड़ा रहा है, वहीं यूक्रेन सामरिक और संचालनात्मक रूप से लगातार आगे बढ़ रहा है। उस बयान का दूसरा हिस्सा निस्संदेह सच है। हर्टलिंग के अनुसार यूक्रेनी कमांडर जानते हैं कि वे बड़े संसाधन युक्त दुश्मन के खिलाफ अनिश्चित काल तक तोप के गोले, बख्तरबंद वाहन और सैनिक झोंकते नहीं रह सकते। इसलिए रूसी संख्यात्मक बढ़त बराबर करने के बजाय यूक्रेन ने अब रूसी सैन्य औद्योगिक प्रणाली की कमजोरियों पर हमला तेज किया है। सीधी टकराव वाली लड़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय यूक्रेन ने अब अधिक असममित रणनीतियों की ओर रुख किया है। विशेष रूप से लंबी दूरी के हमले वाले ड्रोन और मिसाइलों का भंडार काफी बढ़ाकर यूक्रेन ने अब रूसी युद्ध अभियानों को बनाए रखने वाली बुनियादी ढांचे, लॉजिस्टिक्स, ऊर्जा उत्पादन, नेविगेशन सिस्टम और औद्योगिक सुविधाओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इन हमलों से भारी नुकसान हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। सत्यापित फुटेज की बढ़ती संख्या यह पुष्टि करती है कि अब अधिक से अधिक प्रमुख तेल रिफाइनरियों, ईंधन डिपो, विस्फोटक सुविधाओं और रूसी ड्रोन और मिसाइल उत्पादन से जुड़े संयंत्रों पर लगातार और अधिक बार हमले हो रहे हैं। यूक्रेनी हमलों से हाल ही में सेंट पीटर्सबर्ग के पास कुरिशी तेल रिफाइनरी, रूस की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक, क्षतिग्रस्त हुई। हाल ही में उन्होंने चुवाशिया के VNIIR प्रोग्रेस प्लांट पर हमला किया, जहां रूसी ड्रोन और मिसाइलों के लिए नेविगेशन व इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रेजिस्टेंट गाइडेंस सिस्टम बनाए जाते हैं। और ये तो कई उदाहरणों में से सिर्फ 2 है। हर्टलिंग के अनुसार ये हमले रूस की सैन्य मशीन को बाधित करने के लिए उन्नत खुफिया जानकारी एकत्र कर लक्षित करने की प्राथमिकता को दर्शाते हैं। यूक्रेन की तरह रूसी वायु रक्षा प्रणाली इन ड्रोनों में से अधिकांश को मार गिराती है, लेकिन इन दिनों रूस में बड़ी संख्या में ड्रोन घुसने का मतलब है
कि अब और भी ज्यादा ड्रोन्स अपने लक्ष्य तक पहुंच रहे हैं, और वो भी मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में, जो रूस के सबसे सुरक्षित और कीमती स्थान हैं। पश्चिमी खुफिया आकलनों के अनुसार रूसी अधिकारियों ने व्लादिमीर पुतिन और शीर्ष नेतृत्व केंद्रों की सुरक्षा बढ़ा दी है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार यूक्रेनी हमलों ने रूसी अधिकारियों को अपनी वायु रक्षा प्रणालियों को दोबारा तैनात करने पर मजबूर किया है, ताकि वे नेतृत्व केंद्रों और अहम बुनियादी ढांचे की सुरक्षा कर सके। हर्टलिंग मानते हैं कि कुछ रिपोर्टें बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई होंगी, लेकिन उनके अनुसार इनकी सटीकता से ज्यादा अहम है वो व्यापक रणनीतिक वास्तविकता जिसे ये दिखाती हैं। यूक्रेन ने युद्ध को रूस के घर तक पहुंचाने में सफलता हासिल की है, और आप इसे आम रूसियों के चेहरों पर देख सकते हैं, या यूं कहें कि उनके फोन पर देख सकते हैं। रूस सरकार ने युद्ध से जुड़ी नकारात्मक खबरें सीमित करने के लिए टेलीग्राम ऐप पर रोक लगा दी है। असल में शायद ही कोई रूसी सक्रिय चैनल होगा जहां इस कदम पर असंतोष न जताया गया हो। बढ़ती लागत और संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था के चलते इस कदम ने रूस का माहौल और भी खराब कर दिया है। रूसी सरकारी सर्वेक्षणकर्ता वोटसोयुम के अनुसार पुतिन की स्वीकृति रेटिंग अप्रैल 2026 के अंत में गिरकर 65.6% हो गई, जो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक का सबसे निचला स्तर है। ये दिसंबर 2025 की तुलना में 12% अंकों से भी अधिक की महत्वपूर्ण गिरावट है, जिसने राज्य नियंत्रित मतदान एजेंसी को आगे के झटकों को कम करने के लिए अपनी सर्वेक्षण पद्धति में बदलाव करने के लिए प्रेरित किया। निसंदेह ये ऐसे मतदान आंकड़े हैं जिनकी कल्पना कई पश्चिमी नेता ही कर सकते हैं। अमेरिकी सर्वे के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप की अनुमोदन रेटिंग करीब 39% है, लेकिन इसमें लगातार गिरावट आ रही है। यूरोप में यूक्रेन के सबसे बड़े सहयोगियों में जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज सबसे लोकप्रिय है, जिनकी अनुमोदन रेटिंग सिर्फ 19% है और अस्वीकृति रेटिंग 76% है। फ्रांस के इमैनुअल मैक्रों उनसे थोड़ा पीछे हैं, जिनकी अनुमोदन रेटिंग 18% और अस्वीकृति रेटिंग 75% है। यूके के प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर, जिनकी लेबर पार्टी हाल ही में स्थानीय चुनावों में शर्मिंदा हुई, जल्द हटाए जा सकते हैं। यूगव सर्वे के मुताबिक सिर्फ 11% ब्रिटिश नागरिकों को लगता है कि वे अच्छे प्रधानमंत्री थे, जबकि करीब 60% उन्हें खराब मानते हैं। फिर भी सिर्फ एक तिमाही में पुतिन के लिए लगभग 12% की गिरावट इस बात का मजबूत संकेत है कि यूक्रेन की विषम रणनीति काम कर रही है। अब हर्टलिंग तर्क देते हैं कि यूक्रेन अपनी अनुकूलन क्षमता और विषम लाभों से फिर से पहल ले रहा है, लेकिन कुछ अन्य टिप्पणीकारों के विपरीत वह इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते कि इससे यूक्रेन निश्चित रूप से जीत की राह पर आ गया है या युद्ध अपने अंत के करीब है। वह कहते हैं कि रूस अभी भी खतरनाक है और भारी तबाही मचाने में सक्षम है। वह मानते हैं कि यूक्रेन को मानव संसाधन की गंभीर समस्या है। राज्य के रूप में वह पूरी तरह विदेशी सहायता पर निर्भर है और थकाऊ युद्ध में बड़े नुकसान झेल रहा है। रूस को नुकसान हो रहा है, लेकिन उसका आकार, अर्थव्यवस्था और जनसंख्या बड़ी होने के कारण उसे सहने की क्षमता ज्यादा है। पेंटागन का युद्ध पर आधिकारिक आकलन हर्टलिंग से सहमत नहीं है कि यूक्रेन ने नवोन्मेषी रणनीतियों व अनुकूलनशीलता से रणनीतिक पहल अपने हाथ में ली है। मई 2026 में ऑपरेशन अटलांटिक रिजोल्व पर कांग्रेस को रिपोर्ट में पेंटागन के विशेष महानिरीक्षक ने आकलन किया कि रूस के पास यूक्रेन से अधिक प्रभावी कमांड और कंट्रोल सिस्टम है। इसके अलावा रूस के पास लगभग निश्चित रूप से लगातार उच्च गति वाली आक्रामक कार्रवाइयां करने की अधिक क्षमता है और वह डायरेक्ट फायर, रसद, सैन्य बल तैयार करने और बलों की सुरक्षा में भी बढ़त बनाए हुए है। रूस ने सामरिक ड्रोन तैनाती में भी बराबरी हासिल कर ली है। हालांकि यूक्रेन के पास शायद रूस की तुलना में अधिक प्रभावी सामरिक युद्ध क्षेत्र केंद्रित खुफिया क्षमता बनी हुई है। फिर भी जैसा कि 300 वियत कॉन्ग और द्वितीय विश्व युद्ध के फिन्स ने दिखाया, जीत हमेशा दुश्मन को युद्ध में हराना नहीं होती। युद्ध की शुरुआत में कम ही लोग सोच सकते थे कि 4 साल की भीषण लड़ाई के बाद यूक्रेन मजबूती से खड़ा रहेगा, लेकिन आज वह गर्व के साथ सबके सामने है। हालांकि यूक्रेन की बढ़ती कार्रवाइयां उल्टा असर डाल सकती है।
रूस में दबाव बढ़ने से आत्मसमर्पण या पुतिन के इस्तीफे की मांगे नहीं बढ़ रही हैं। इसके बजाय इसका उल्टा असर दिख रहा है, क्योंकि जनता और प्रभावशाली नेताओं दोनों की ओर से यूक्रेन के खिलाफ और भी सख्त प्रतिक्रिया की मांगे और तेज हो गई हैं। क्योंकि यह काफी बहस का विषय है कि रूस के पास अपने पारंपरिक हथियारों में और कितना दम बाकी है जिससे वह ऐसे हमले कर सके, इसलिए यह डरावना अंदेशा है कि रूस कुछ और घातक सामरिक या यहाँ तक कि रणनीतिक परमाणु हथियारों का सहारा ले सकता है। यह खतरा हर दिन और बढ़ता जा रहा है। परमाणु युद्ध यूक्रेन के प्रमुख केंद्रों को खत्म कर सकता है और क्षेत्र को रहने लायक नहीं छोड़ेगा। साथ ही यूरोप, रूस और अमेरिका के बड़े हिस्से को भी प्रभावित करेगा। अगर इसे टाला जा सके तो यूक्रेन की जिद्दी प्रतिरोध और अनुकूलन की महारत ही उसकी संप्रभुता, गरिमा और भविष्य को बचाएगी, जैसे हर्टलिंग ने सुझाव दिया है। जैसे जैसे स्थिति विकसित होती है, हम आपको निश्चित रूप से अपडेट देते रहेंगे। यह युद्ध हर दिन नए मोड़ लेता है, लेकिन अगर रूस परमाणु हमला करने का फैसला करता है तो अमेरिका में सबसे सुरक्षित जगहों के बारे में यह वीडियो जरूर देखें, जहां आप इसका इंतजार कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।